हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये वाला पोर्शन, और ये हमारा जो है पहला वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। अगर आप देखोगे जो एनाटॉमी है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एनाटॉमी जो है इसमें दो चीज़ें आती है, एक होती है एनाटॉमी एंड एक होती है फिजियोलॉजी। सिंपली आप याद रख सकते हो, जो एनाटॉमी है वो डील करती है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी जो है वो डील करती है विद द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आप इन सिंपल जो है याद रख सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। या फिर अगर आप देखोगे जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सिस्टमिक एनाटॉमी आती है, रीजनल एनाटॉमी आती है, सरफेस एनाटॉमी आती है एंड एनाटॉमिकल इमेजिंग आती है। बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन आप जान लीजिए ताकि आपको उसमें समझ में आ जाए कि एनाटॉमी क्या होती है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट डील्स विद द प्रोसेसेस और फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इसमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है दैट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमारी बॉडी है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 स्ट्रक्चरल लेवल्स। वो 6 स्ट्रक्चरल लेवल्स क्या आती है, एक होती है केमिकल, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें आता है केमिकल लेवल। अगर हम केमिकल लेवल की बात करें, इसमें हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय देयर केमिकल मेकअप। यानी हमारी बॉडी जो है दैट इज़ बेसिकली मेड ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन। बहुत सारी एटम्स वगैरह या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है हमारा बॉडी जो है वो कंपोज हो गई होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा आता है दैट इज़ सेल। सेल लेवल पे अगर हम बात करें, इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं सेल जो है, जो हमें आगे जाके इन डिटेल पढ़ना है और सेल ऑर्गेनल्स वगैरह पढ़ने हैं। सेल में क्या हम कहते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स का, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हमें आता है दैट मॉलिक्यूल जो है कैन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल। ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली याद रखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में केमिकल लेवल, सेल लेवल, उसके बाद आता है टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। इसमें 4 प्राइमरी टाइप्स आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है, मसल आता है, नर्वस टिश्यू आता है, जो हम आगे जाके जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल्स। देखिए पहले होता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल से केमिकल मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं वो सेल बनाते हैं। सेल में बहुत सारी ऑर्गेनल्स बाकी चीज़ें होती है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और सेल से फिर बनता है टिश्यू, सेल से फिर बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, यानी ऑर्गन लेवल। जो ऑर्गन होता है, एन ऑर्गन इज कम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू टाइप्स दैट टुगेदर परफॉर्म 1 और मोर कॉमन फंक्शंस। द यूरिनरी ब्लैडर, स्किन, स्टमक, हार्ट और द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑर्गन की। उसके बाद इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हम जो है एक ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। जो एक ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव। ये सारे जो है ये सारे सिस्टम्स हमें आगे जाके एक एक करके डिस्कस करने हैं। ये हम ऑर्गन सिस्टम लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है एक ऑर्गेनिज्म को कंप्राइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्टली याद रखना है केमिकल लेवल, एटम्स जो है कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। फिर सेल, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑर्गेनल्स सच एज न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया विच मेकअप द सेल, जो सेल को बनाते हैं। फिर टिश्यू, टिश्यू जो होता है सिमिलर सेल्स और सराउंडिंग मटेरियल्स मेकअप टिश्यूज़। उसके बाद ऑर्गन लेवल, सिंपली याद रखना है केमिकल लेवल से सेल, सेल लेवल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता है। जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं, ढेर सारे जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स वगैरह होते हैं, वो केमिकल एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे डीएनए। डीएनए से फिर एक
सेल बनती है जैसे स्मूथ मसल सेल, फिर इससे टिश्यू बन जाता है जैसे स्मूथ मसल टिश्यू। उसके बाद एक ऑर्गन बनता है जैसे यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसमें डिफरेंट ये होते हैं जैसे एपिथेलियम होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्मूथ मसल टिश्यू होता है, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो है वो एक ऑर्गन को बनाते हैं, ठीक है। और उस ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है जैसे यूरिनरी सिस्टम में किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। सो दिस दिस ये जो है ये बनाता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और इस ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जैसे यूरिनरी सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, ठीक है, या जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सो ये सारी चीज़ें जो फिर उसी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में आता है, जिसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन बॉडी में हम ये सब पढ़ते हैं। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन हियर। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में जो है एक तो इसमें 6 चीज़ें आती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं among parts of an organism, how that defines that how those parts interact to perform specific functions। जैसे अगर हम देखें जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो है हेपेटिक सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। सो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके इंटर रिलेशनशिप्स होती है इनमें, जो ये एक दूसरे पर डिपेंड होके एक इंटर रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन करके जो है हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो परफॉर्म होती है। ये थोड़ा आपको इसमें बेसिक समझना है, ठीक है। आई होप आपको ये सब अंडरस्टैंड हो रहा होगा। मैं इसलिए थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हमें इसमें बहुत सारा सिलेबस जो है कवर करना है एंड हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन होती है पहला, ऑर्गेनाइजेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा होता है इसमें जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, इट इज़ द एबिलिटी to use energy to perform vital functions such as growth, movement, reproduction या बाकी सारी functions। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। उसके बाद आता है रेस्पॉन्सिवनेस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक उसूल है, एक फंडामेंटल जो है बेसिक चीज़ है जिसमें एक रेस्पॉन्सिवनेस हम पढ़ते हैं, दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस changes in the environment and make the adjustments that help maintain its life, जिसमें adaptation वगैरह आती है। जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा हॉट इन्वायरमेंट में तो स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्वेट विच कैन लोअर द बॉडी टेम्परेचर एंड डाउन द नॉर्मल लेवल्स। इसी प्रकार से अगर कोल्ड होता है तो शिवरिंग्स होती है, तो उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, जिसमें हमारी बॉडी जो है उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ एडजस्ट करती है, उसको रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। उसके बाद हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट जो आता है दैट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट ग्रोथ्स देखने को मिलती है फ्रॉम, आप अगर न्यूनेट्स को देखोगे, फिर जो चाइल्ड होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर एल्डरली तक जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स में हो या सेल्स में हो या बाकी सारी चीज़ें हों। वो हम आगे जाके जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में it begins with the fertilization and ends at death। डेवलपमेंट में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है विद फर्टिलाइजेशन से, जहाँ दो सेल्स मिलती है, फिर जाइगोट वगैरह बनता है, फिर एक फिर जो है एम्ब्रियो वगैरह जो आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन में, डेवलपमेंट में। फिर न्यूनेट्स यानी एक बच्चा जब पैदा होता है फिर उसमें डेवलपमेंट्स होती है, यानी टिल डेथ जो होती है वो डेवलपमेंट प्रोसेस रहती है, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है इसमें रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ: ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसमें आता है एक टॉपिक दैट्स कॉल्ड होम्योस्टैसिस।
होम्योस्टैसिस क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जो हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन करती है जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और द इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक हीमोडायनेमिकल स्टेट को मेंटेन करना, उसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। जैसे अगर बॉडी के अंदर पीएच इंक्रीज़ होता है तो हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ होगी तो बॉडी इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यानी जो भी डिस्टर्बेंसेस हमारी बॉडी के अंदर अगर आ जाती है, फ्लक्चुएशंस आ जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक होता है। जो हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म होता है, जैसे स्वेटिंग या शिवरिंग, जो नॉर्मली जो है मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर नियर एन आइडियल नॉर्मल वैल्यू, जिसे हम सेट पॉइंट कहते हैं। याद रखें, आइडियल नॉर्मल वैल्यू जिसे हम सेट पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट पर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर होता है होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म जो है उन्हें गवर्न करता है हमारा नर्वस सिस्टम या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है कि जो हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म है, दैट्स नॉट एबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर प्रिसाइजली एट द सेट पॉइंट। ठीक है। सो वो क्या होता है, थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, नॉट एग्जैक्टली एट द सेट पॉइंट उसको वो मेंटेन करता है। सो फिर इसमें हमें फर्स्टली आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, दोज आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता क्या है? नेगेटिव फीडबैक मीन्स दैट जो डिविएशन है फ्रॉम द सेट पॉइंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था, सेट पॉइंट इज़ मेड स्मॉलर और resisted. The negative feedback does not prevent variation but maintain variations within the normal range. अब जैसे इसको मैं आपको अभी आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये आप डेफिनेशन अपनी जगह लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक में आप समझिए, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑकर्स व्हेन द इनिशियल स्टिमुलस फर्दर स्टिमुलेट्स द रेस्पॉन्स। ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्या होती है, इनको हम विद एग्जांपल में आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा बॉडी का जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फर्स्टली यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर्स मॉनिटर द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं कि कितना ज़्यादा है या कम है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये स्टिमुलस जाता है हमारे ब्रेन में। ठीक है। यानी जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर ये इसका जो है रेस्पॉन्स जाता है, और वो रेस्पॉन्स जो है वापस आता है कहाँ पर, हमारे स्वेट ग्लैंड्स के पास। ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स से फिर क्या होता है, इफेक्टर जो होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो है होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म जैसे स्वेटिंग वगैरह जो है हो जाती है, और वो एक रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मॉनिटर करते हैं वेरिएबल्स को। जैसे रिसेप्टर्स जो होते हैं इन स्किन वो मॉनिटर करते हैं बॉडी टेम्परेचर। ये इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल सिस्टम तक जाती है जहाँ से उसका रेस्पॉन्स आता है। सो दिस इज़ समहाउ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जो हमारा सेकंड इसमें आता है, दैट इज़ अगर हम देखें जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो कंट्रोल होता है वो कैसे रहता है, वो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो बॉडी टेम्परेचर जो है उसका एक रेंज होता है। ठीक है। अब जैसे ही वो रेंज फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा या फिर कम, तो वहाँ पर जो है बॉडी का जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, होम्योस्टैटिक डिस्टर्बेंस हो जाती है। चाहे वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हो या बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से जो है यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हो जाती है हमारी बॉडी टेम्परेचर में, उसका एक्शन होता है। ठीक है। और वो एक्शन कंट्रोल सिस्टम तक जाता है, जो हमें फिर स्वेटिंग वगैरह जो है उससे हो जाती है। स्वेटिंग से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और जो फ्लक्चुएशन ऊपर जा रही थी वो नीचे आएगी। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सिस्टम जो वो स्टिमुलस जो है वो ब्रेन तक जाती है, और वहाँ से जो है वो स्टिमुलस वापस आती है। ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड अगेन दैट कम्स टू द सेट पॉइंट। ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से जो है हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म वर्क करता है। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को थोड़ा कंपेयर करके देखें, सपोज़ ये हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट से क्या होता है, इन
इनएक्टिव इंटरमीडिएट निकलता है एंजाइम ए की वजह से, फिर इनएक्टिव इंटरमीडिएट 2 निकलता है एंड देन एक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है। सो यहाँ से जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, सो यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है ए को, वो उसको बताता है कि ये चीज़, ये काम हो गया है। तो उसके बाद उसको एक मतलब स्टिमुलस या हम एक इंफॉर्मेशन कहेंगे कि उसको आती है कि अब आपको ये सब रोकना है, ठीक है। सेकेंडली होता है कि सबस्ट्रेट से जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एक्टिव प्रोडक्ट तक, वो उसको और स्टिमुलेट करता है कि भाई आप और वो काम करो, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ही देखा था, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टिमुलस है वो उसको और स्टिमुलेट करता है, यानी इनिशियल स्टिमुलस फर्दर स्टिमुलेट इज़ द रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है वो उसको और स्टिमुलेट करता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक में इसका अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ टर्मिनोलॉजी एंड बॉडी प्लान्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी और बॉडी प्लान जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको समझना ज़रूरी है। इसको समझने के बगैर जो है आप जो है एनाटॉमी को नहीं समझ सकते। सो लेट अस स्टार्ट हियर। सो सबसे पहले इसमें आपको क्या समझना है, सबसे पहले इसमें आपको समझना है, सपोज ये एक बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है और यहाँ पर भी एक बॉडी है। सो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है। ये हमारी जो बॉडी का जो है ओरिजिन है, यहाँ से हैंड जो है या राइट हैंड जो है, राइट लिम्ब जो है या लेफ़्ट लिम्ब जो है वो दो है। सो अगर हम ओरिजिन से दूर जाएंगे उससे हम डिस्टल कहेंगे, और अगर हम ओरिजिन से नज़दीक आएंगे उससे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड दिस इज़ द डिस्टल पार्ट। सो प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है ये डिस्टल पार्ट है एंड दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट। यहाँ से हमारी बॉडी की एक मिड लाइन होती है जिसे मीडियल कहते हैं। सो मीडियल जो है वो मिड लाइन जो हमारी मिड लाइन है उसके नज़दीक जो होता है उसे मीडियल कहते हैं या मीडियन कहते हैं। उससे दूर अगर जाएंगे तो उसे लेटरल कहेंगे, ठीक है। और सेम जो लोअर लिम्स होती है हमारी, उसमें भी जो है डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल चीज़ें होती है। और एक चीज़ है इसमें दैट इज़ सुपीरियर। सुपीरियर जो है हमारा सेफेलिक पार्ट जो होता है उसे हम सुपीरियर कहेंगे, जो सेफेलिक पार्ट के नज़दीक होगा उसे सुपीरियर कहेंगे, और जो सेफेलिक पार्ट से दूर होगा यानी कॉर्डल की तरफ होगा उसे हम इन्फीरियर कहेंगे। सो सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है, ये याद रखिए, सुपीरियर इन्फीरियर, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मीडियल, लेटरल, राइट, लेफ़्ट, ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद इसमें सेकंड चीज़ आती है दैट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर होता है जो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको हम एंटीरियर कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे हम, जो डॉर्सल पार्ट होता है उसे हम पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। सो एंटीरियर सामने से और पोस्टीरियर पीछे से होता है। एंटीरियर को वेंट्रल कहते हैं और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सुपीरियर यानी सेफेलिक, इन्फीरियर यानी कॉर्डल, ये आपको याद रखना है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, यहाँ पर भी ये प्रॉक्सिमल ये डिस्टल, ठीक है। अब सपोज़ अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा जो हम आगे जाके जो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं। अब सपोज़ जैसे आपको बताइए ये हमारी बॉडी है। सो बॉडी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस बोन होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ह्यूमरस बोन है इसमें आपको समझना है प्रॉक्सिमल और डिस्टल थोड़ा सा। अब ये वाला पार्ट जो है हमारी बोन का, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है हमारी इस बोन का उसे हम कहेंगे डिस्टल। सो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड दिस इज़ द डिस्टल पार्ट एंड दिस इज़ द मीडियन या मिडल पार्ट, ठीक है। सो ये बोन से रिलेटेड था। इसी प्रकार से हर एक जब हम, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, या चाहे हम हार्ट के बारे में पढ़ें या चाहे हम किडनीज़ के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें ये सारी टर्म जो है यूज़ होती हैं। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे पेन डाउन कर सकते हैं और इन टर्म्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़, यहाँ पर ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो बाहर से हमें देखने को मिलता है, जैसे और एयर, ठीक है, एयर, चीक, चिन, आर्मपिट्स वगैरह, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ डिविजन्स, सब डिविजन्स ऑफ एब्डोमेन जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वाड्रेंट, एक होता है रीजन,
याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो एब्डोमिनल रीजन हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, डिवीजन है, उसमें क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, जिसे RUQ, LUQ, RLQ, LLQ भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है रीजन्स की। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन हमारे 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये वाले रीजन्स होते हैं ऊपर के 3, इसमें आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, क्योंकि ये कॉन्ट्रिक जो ये होता है हमारा डायफ्राम होता है, उसके नीचे ही होता है ये, तो उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है, हाइपर मीन्स ऊपर। सो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा स्टोमक भी होता है, सो इसे एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन इसे कहते हैं, इसे अम्लाइकल रीजन कहते हैं। यहाँ पर हमारा अम्लाइकल ये जो कॉर्ड का होता है वो यहाँ पर होता है, इसलिए इसे अम्लाइकल रीजन कहते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं। राइट इलिक रीजन, लेफ्ट इलिक रीजन, क्योंकि यहाँ से इलिक बोन होती है, यहाँ से भी इलिक बोन होती है, सो राइट इलिक रीजन, लेफ्ट इलिक रीजन, और इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब इन रीजन्स में अपने अपने ऑर्गन्स आते हैं, अपनी अपनी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो हम आगे जाके हमें फिजियोलॉजी में पढ़नी है, जैसे एपिगैस्ट्रिक पेन। अब एपिगैस्ट्रिक पेन क्या होती है, क्यों होती है, ठीक है, या राइट इलिक रीजन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है, या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। सो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये आप जो सब डिविजन्स है एब्डोमेन के, ये आप अपनी जगह लिख कर रखिएगा। उसके बाद जो है हमारा एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम प्लेन ऑफ सेक्शन कहते हैं, जिसमें हम जो है ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन हमारा आता है। इसे जो ऐसे आप देख रहे हो, इसे ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन कहते हैं बॉडी का। और अगर आप ऐसे करोगे तो इसे आप फ्रंटल और कोरोनल प्लेन कहेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे जो प्लेन है इस करोगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सजाइटल प्लेन कहेंगे, ठीक है, सजाइटल प्लेन। सो सजाइटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन जो है ये आपको याद रखना है। सपोज़ अगर हम सजाइटल प्लेन बॉडी को ऐसे करेंगे ना, ये 3D यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वरना मैं आपको ईज़िली इसको समझा पाता। समझ लीजिए, आप सजाइटल प्लेन आप इसको कर रहे हो, बॉडी को सेक्शन कर रहे हो, तो हमारा जो हेड है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप उसमें ट्रांसवर्स हमारी बॉडी का सेक्शन करोगे तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से जो है रीजन्स देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप फ्रंटल या कोरोनल प्लेन करोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। मगर उसके बाद यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। जैसे अगर हम ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सो ये लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम ऐसे सेक्शन करेंगे, दिस विल बी द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो व्यू हमें कुछ इस प्रकार से देखने को बाद में मिलेंगी। और अगर हम ओब्लीग सेक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें वो प्लेन मिलेगा, ठीक है। सो उसके बाद प्लेन्स तो हो गए, उसके बाद बॉडी कैविटीज़ इसमें आती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो देयर आर सो मेनी बॉडी कैविटीज़, जैसे पेल्विक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। सो पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है ये दोनों आते हैं किसमें, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में आते हैं ये। इसी प्रकार से जो मीडियस्टर्नम जो है, मीडियस्टर्नम में क्या क्या आता है, डिवाइडस थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है। सो इसमें भी बहुत सारी आती है, जैसे थोरेसिक कैविटी जो है हमारी, उसमें ये सारी चीज़ें आते हैं। एंड यहाँ पर हमारा होता है डायाफ्राम, जो ये रेड कलर का आप देख रहे हो, ये डायाफ्राम होता है जो डिफरेंशिएट करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को अलग अलग में, ठीक है। सो एब्डोमिनल कैविटी जो है ये होती है और ये हमारी होती है पेल्विक कैविटी, ठीक है। सो कैविटी से रिलेटेड आप इसमें थोड़ा सा याद रखें, 2 इंपॉर्टेंट कैविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। बाकी इसमें जो हमें आगे जाके जो हमें पढ़ना होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।